नमस्कार। चलिए सीधे आज के सबसे अहम मुद्दे पर आते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजनांदगांव की तरफ से आई एक बहुत ही महत्वपूर्ण संविदा भर्ती अधिसूचना को डिकोड करने वाले हैं। मतलब जो भी लोग मेडिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में सरकारी सिस्टम के साथ जुड़ने का सपना देखते हैं, उनके लिए इस नोटिफिकेशन में बहुत कुछ छिपा है। और सबसे एक्साइटिंग बात क्या है? नंबर्स। जरा सोचिए, जिला स्वास्थ्य प्रणाली में इस वक्त पूरे 332, जी हाँ 332 पद खाली हैं जिन्हें तुरंत भरा जाना है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर रिक्तियां आना अपने आप में एक बहुत ही शानदार और बड़ा मौका है। आइए जल्दी से देखते हैं कि आज के इस सफर में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। इस भारी भरकम जॉब अपॉर्चुनिटी से लेकर जरूरी योग्यता, फॉर्म भरने का सही तरीका, सिलेक्शन का पूरा गणित और अंत में कुछ ऐसे सख्त नियम जो सिलेक्शन तय कर सकते हैं, ये सब कुछ आज डिकोड होगा। आइए हमारे पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। इतनी बड़ी भर्ती है तो रोल्स भी कई तरह के होंगे। चलिए इन अलग अलग पदों को थोड़ा करीब से समझते हैं। अगर हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को देखें तो इसमें पूरे 22 अलग अलग तरह की पोस्ट्स की लिस्ट दी गई है। मतलब इसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स से लेकर आयुष चिकित्सक, फार्मासिस्ट और यहाँ तक कि बैक ऑफिस का अहम सपोर्ट स्टाफ भी शामिल है। तो विकल्पों की कोई कमी नहीं है, हर किसी के लिए कोई ना कोई जगह जरूर है। लेकिन अगर हम वॉल्यूम की बात करें, यानी सबसे ज्यादा नौकरियां कहाँ हैं, तो साफ नजर आता है कि राजनांदगांव में फिलहाल नर्सिंग और कम्युनिटी हेल्थ प्रोफेशनल्स की भारी डिमांड है। अकेले नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स के लिए ही 143 पद स्वीकृत हैं। इसके बाद कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए 55 और एएनएम के 32 पद हैं। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि फोकस कहाँ है। खैर, अब दूसरे सेक्शन पर आते हैं जो कि सबसे क्रूशियल है। आखिर इन पदों के लिए अप्लाई कौन कर सकता है, नियम क्या कहते हैं? देखिए, कुछ बेसिक रूल्स हैं जो एकदम पत्थर की लकीर हैं। 1 जनवरी 2026 तक उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। मेडिकल पदों के लिए अधिकतम उम्र 70 साल और बाकी के लिए 64 साल तय है। लेकिन सबसे बड़ी और सख्त शर्त ये है कि कैंडिडेट का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना 100% अनिवार्य है। अगर ये नहीं है तो आगे बात ही नहीं हो सकती। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ क्लिनिकल और सपोर्ट रोल्स में काफ़ी बड़ा फर्क है। जहाँ स्टाफ नर्स जैसे पदों के लिए बीएससी नर्सिंग या जीएनएम के साथ साथ नर्सिंग काउंसिल का लाइव रजिस्ट्रेशन चाहिए, वहीं कुछ एंट्री लेवल रोल्स जैसे अटेंडेंट या क्लास 4 के लिए सिर्फ 8वीं या 12वीं पास होना ही काफ़ी है। इसका सीधा सा मतलब है कि अलग अलग एजुकेशन बैकग्राउंड वालों के लिए दरवाजे पूरी तरह खुले हैं। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की ओर, एप्लीकेशन प्रोसेस। फॉर्म भरते वक्त कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है? ऑनलाइन फॉर्म भरना अक्सर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है ना? तो इसे 3 सिंपल स्टेप्स में बांट लेते हैं। पहला, विज्ञापन वाले क्यूआर कोड को स्कैन करके फीस जमा करना। दूसरा, उस पेमेंट की ट्रांजैक्शन आईडी को ऑनलाइन फॉर्म में डालना। और तीसरा, जो सबसे अहम है, भरे हुए फॉर्म का प्रिंटआउट निकाल के खुद साइन करके सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ पोर्टल पर अपलोड करना। एक भी स्टेप मिस हुआ और फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो स्ट्रक्चर बहुत ही क्लियर है। अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैटेगरी के लिए 100 रुपये है, एससी और एसटी के लिए 50 रुपये रखे गए हैं। और हाँ, एक अच्छी बात यह है कि दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए ये पूरी प्रोसेस एकदम फ्री है। और ये रहा वो क्यूआर कोड जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का ये स्कैन एंड पे कोड ही असल शुरुआत है। फॉर्म भरना शुरू करने से पहले ही इसी कोड पर पेमेंट करना होगा। ये बिल्कुल सीधा और पारदर्शी तरीका है जिसे हर कैंडिडेट को फॉलो करना है। ओके, अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, सिलेक्शन और मेरिट का गणित आखिर कैसे काम करेगा। ज्यादातर पदों के लिए सरकार ने एक सेट फॉर्मूला रखा है। इसे ऐसे समझिए, फाइनल लिस्ट में 65% वेटेज सिर्फ आपकी पढ़ाई यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का होगा। फिर 20% मार्क्स स्किल या रिटन टेस्ट के होंगे और बचे हुए 15% मार्क्स पिछले एक्सपीरियंस के आधार पर मिलेंगे। है ना, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन भी मौजूद है। पद क्रमांक 21 और 22 यानी अटेंडेंट और क्लास 4 वालों के लिए कोई स्किल टेस्ट नहीं होगा। सीधे सीधे मूल पढ़ाई का 85% और एक्सपीरियंस का 15% जुड़कर फाइनल स्कोर बन जाएगा।
और हाँ, एक्सपीरियंस की बात चली है तो बता दें कि पुराने कर्मचारियों के लिए एक बड़ा बोनस है। जो लोग पहले से नेशनल हेल्थ मिशन में काम कर चुके हैं, उन्हें हर साल के हिसाब से अधिकतम 15 बोनस अंक मिल सकते हैं। और जिन्होंने कोविड-19 जैसी मुश्किल घड़ी में लगातार 6 महीने तक सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में काम किया था, उन्हें सीधे 10 बोनस मार्क्स मिलेंगे। ये एक बहुत बड़ा और डिसाइडिंग एडवांटेज है। अब हम आ गए हैं अपने 5वें और आखिरी सेक्शन पर, वो छोटे छोटे नियम जो फाइनली किसी की किस्मत तय कर सकते हैं। जरा इस प्रैक्टिकल सिचुएशन के बारे में सोचिए। अगर 2 कैंडिडेट्स के फाइनल मार्क्स बिल्कुल सेम आ जाएं, मतलब पॉइंट टू पॉइंट सेम, तो सरकार किसे चुनेगी? वहां टाई ब्रेकर कैसे होगा? इसका बहुत ही दिलचस्प रूल है। ऐसे केस में उम्र डिसाइड करेगी। जी हाँ, जिस कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ पहले की होगी, यानी जो उम्र में बड़े होंगे, उन्हें मेरिट लिस्ट में बिना कुछ सोचे प्रायोरिटी दे दी जाएगी। और याद रखिए, उम्र की ये महत्वपूर्ण गणना 1 जनवरी 2026 के हिसाब से की जानी है। अब क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट जॉब है, तो इसके कुछ रूल्स पता होने ही चाहिए। ये नियुक्ति फिलहाल 31 मार्च 2027 तक के लिए वैलिड होगी। हालांकि काम अच्छा रहा तो इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। जॉब छोड़ने या निकालने के लिए 1 महीने का नोटिस या सैलरी देनी होगी। और एक अच्छी बात यह है कि जो वेटिंग लिस्ट बनेगी वो पूरे 1 साल तक वैलिड रहेगी। तो इस पूरी चर्चा का बॉटम लाइन क्या है? ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट 29 मई 2026 शाम 5 बजे तक है। टाइम कम है और रूल्स बहुत सख्त हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये कड़ी और नियमबद्ध प्रक्रिया वाकई में सिस्टम को बेस्ट टैलेंट दे पाएगी, या फिर अच्छे कैंडिडेट सिर्फ लाल फीताशाही और कागजी कार्रवाई में ही उलझकर रह जाएंगे? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इसी सवाल के साथ आज